नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की चर्चा में बात होगी संसद की, यानी कि सबसे बड़ी पंचायत की, जहां हमारे आपके और पूरे देश के मुद्दों पर चर्चा होती है। जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना वो वहां बैठते हैं और हमारे मुद्दों को रखते हैं, देश हित में काम करते हैं। लेकिन क्या ये सब अब मात्र कागजी और किताबी बातें रह गई है? क्योंकि जिस सदन में देश हित की बातें होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, हम आपके मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और संसद से सिर्फ एक ही तस्वीर सामने निकल कर आती है, और वो है कभी वॉकआउट, कभी विरोध प्रदर्शन, कभी हंगामा। तो शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी वही हुआ। संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और चुनाव सुधारों पर बहस की मांग दोहराई। लगातार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। संसद के दोनों सदनों में मुद्दा जोर शोर से उठा। हालांकि सत्र के पहले दिन की बात अगर करें तो सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विपक्ष के सियासी मुद्दों को ड्रामा करार देते हुए संसद में सकारात्मक सियासत की सीख दी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की हार से सबक नहीं लेने वालों को अगर 10 साल तक की रणनीतिक चूक समझ नहीं आ रही है तो पीएम मोदी उन्हें टिप्स देने को तैयार हैं। बिहार की हार वाले ताने का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों सदनों में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर शोर हुआ। लोकसभा फिर स्थगित हुई। हालांकि राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार एसआईआर समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को थोड़ा वक्त देना होगा। लेकिन एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों के मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। के अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं, और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि
एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? नाटक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का नाटक करते हैं, जग जाहिर है। उनके नाटक का तो कोई दुनिया में मुकाबले नहीं है। विपक्ष पर यह आरोप निराधार है। नाटक के माहिर ये लोग हैं। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनको याद नहीं आएगा ये इनजस्टिस है। ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठें, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। तो देखिए, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है एसआईआर पर चर्चा हो। और देखिए, अगर बात की जाए पहले दिन की तो काफी हंगामेदार सत्र रहा। दूसरे दिन भी उसी तरह की तस्वीरें हमने देखी, कैसे विरोध होता हुआ नजर आया और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाते हुए विपक्ष नजर आया। और साफ तौर पर कहना है कि आखिर चर्चा क्यों नहीं चाह रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम तरह इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सवाल नंबर 1 ये कि क्या संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग पराजय से परेशान विपक्ष का ड्रामा है? सवाल नंबर 2 ये कि क्या सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के बीच बड़े मुद्दों पर एक राय नहीं है? और सवाल नंबर 3 ये कि क्या संसद में शोर शराबे से नए सांसदों को भागीदारी के मौके कम हो रहे हैं? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रवि सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि सिंह जी, रवि जी, जिस तरीके से देखा गया कि कैसे काफी हंगामेदार सत्र देखने को मिला, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी वही तस्वीरें हमने देखी। सवाल लगातार ये कि आखिर इतना हंगामा क्यों? रवि जी। देखिए प्रिया जी, हंगामा करने का कोई मकसद नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। फिर कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब ये जानिए कि जिस एसआईआर की इस तुगलकी फरमान से उत्तर प्रदेश में 8 मौतें हो गई और शुक्रवार को हमारे मित्र बैठे थे, श्रीवास्तव जी, तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं। कम से कम आज तो मानेंगे कि 8 मौतें हो गई। और एसआईआर पे हम कहते हैं कि आप चर्चा करिए, तो ये कहते हैं कि चुनाव सुधार पे बात करिए। आपकी टीवी पे डिफेंड करने के लिए भाजपा के लोग आ जाते हैं, लेकिन जब हम सदन में बात करने की कहते हैं तो ये लोग भागने लगते हैं। आप बताइए कि 7 दिन आपने बढ़ाया है अभी,
केवल 7 दिन आपने बढ़ाया अभी, आखिर क्या कारण है कि आपको 7 दिन बढ़ाना पड़ा? अरे जब आप एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या पाकिस्तान के ऊपर कुछ किया जाता है तो और पहलगाम और पुलवामा के बाद ये जान लीजिए कि आपको कम से कम 15 दिन लगे वो करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो जब इतनी बड़ी तैयारी, जहां 26 करोड़ की जनता है और आप इस तरह का एक क्रियाकलाप लेकर के आए हैं जिसकी संवैधानिकता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है। आपके राकेश पांडे जी जो चुनाव आयोग के वकील है वो कहते हैं कि हम दिल्ली की हवा से तबीयत खराब हो गया, हम आज दिल्ली में नहीं है। तो इसी तरीके से इसको लेकर चाहते हैं। रोज इस पे बातें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में कम से कम चुनाव तो 1.5 साल के बाद है। इतनी बड़ी प्रदेश जिसका 26 करोड़ कम से कम जनसंख्या है, आपको जहां 2 करोड़ वाले का भी 1 महीना देते हैं, 26 करोड़ वाले को भी देते हैं। और आप जब बात नहीं करेंगे तो आप किस विधा पे हम प्रश्न तो उठाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र में जो संसद है वो एक मंदिर होता है और मंदिर में सब लोग जाते हैं स्व कल्याण के लिए, बहु कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए या सर्व कल्याण के लिए, बट जाते सब लोग कल्याण के लिए ही है। तो जब हम संसद में इस राजनीति आप भी करते हैं, इसी जनता के लिए भारत की हम भी करते हैं। आप भी भला चाहते हैं, हम भी भला चाहते हैं। चश्मा आपका है कि आप किसको अच्छा कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं। ये आपकी राजनीति को जो शोभा देता है आप करिए, हम जिस तरह की राजनीति करते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आप जो कहते हैं वही देशभक्ति का प्रमाण है और वही देश का पर्याय है, हम जो करते हैं वो गद्दारी है और हम जो करते हैं वो देश का पर्याय नहीं है। तब बातें थोड़ी अशोभनीय हो जाती है और तकलीफ हमें जरूर होता है। तो हम SIR पे आपसे पहले मुद्दा उठाए थे कि आप बताइए कि पिता का नाम हटा दिए, कई चीजों का जो विधा पे प्रश्न उठाए, आप वो जवाब नहीं देते हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, आप लोग आ जाते हैं बात करने। कम से कम आज मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को मानेंगे हृदयता से कि आप यूपी में मरे। प्रिया जी ठीक है रवि जी। विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आ रही है जी। विवेक पांडे जी, जिस संसद में चर्चा होनी चाहिए, जिस संसद में देश हित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आखिर वहां से हमेशा ऐसी तस्वीर हमें क्यों देखने को मिलती है? कभी देखा जाता है कैसे हंगामे होने लगते हैं, आखिर क्यों? देखिए, इस बात का जवाब तो सरकार को सुनिश्चित करना है कि अगर चुनाव आयोग को लेकर के, अगर हम उसकी प्रक्रिया को लेकर के कोई संवैधानिक चर्चा चाहते हैं तो सरकार इससे पीछे क्यों भाग रही है? अब जब दबाव पड़ा तो मीडिया के सामने फजीहत ना हो, इसलिए सरकार कह रही है हम चर्चा को तैयार नहीं है। लेकिन ये समय और नियति सरकार अपने हिसाब से तय करेगी क्या? भाई, विधानमंडल का या परिषद का जो एक नियम है उसके अनुसार एक सर्वदलीय समिति के सामने बैठ के चर्चा संभव होती है और इसके पहले जो प्रारूप बनाया जाता है उसमें आपने इस चीज को नकारा क्यों? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग के जितने भी मानक हैं वो सारे इसी संवैधानिक संस्था पार्लियामेंट जो कि संविधान की आत्मा है उसके अंदर बनाए गए हैं। तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की किसी भी विषय और वस्तु को लेकर के अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो ये एक शगुफा और लेकर आए कि मामला कोर्ट में है। इनके कई प्रवक्ता अलग अलग मीडिया चैनलों पे बैठ के कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, कैसे चर्चा होगी? इस देश में कई ऐसे मुद्दे रहे जो मामले पेंडिंग थे कोर्ट में, लेकिन सदन में बराबर चर्चा होती रही। राम मंदिर सबसे बड़ा ऐतिहासिक विषय रहा जिसका कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सदन में बराबर उसकी चर्चा चली। तो आज SIR को लेकर के अगर हम समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने 1 हफ्ता बढ़ाया, आप कम से कम 3 महीने का समय दीजिए। अभी चुनाव में समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में समय है। ड्रामा कर रहा है विपक्ष। नहीं, देखिए, उनको जैसा आवरण होता है वैसा ही वातावरण होता है और जैसा वो कहते हैं ना कि जैसा आचरण होता है वैसा ही संदेश देता है व्यक्ति। अब चूंकि मोदी जी को ड्रामा शब्द बड़ा सूट करता है, एक संवैधानिक पद पे रह के भारत के लोकतंत्र के मंदिर पे खड़े रह करके इतना हास्यप्रद और इतना घटिया वक्तव्य आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। वो जिस तरह से वहां खड़े होकर के विपक्ष को आलोचित कर रहे थे, उनको याद करना चाहिए सुषमा स्वराज जी के वो वक्तव्य जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, यूपीए सरकार थी। सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संसद न चलने देना भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है।
तो जब आप विपक्ष में थे तब कड़वा कड़वा थू थू था, आज हम विपक्ष में हैं तो मीठा मीठा गपगप हो गया इनके लिए। मेरा कहना है कि जिस परिपाटी को भारत की संसद ने शर्मसार किया, इसी संसद के बाहर जो दृश्य पूर्व में दिखे और जो दृश्य वर्तमान में है, ये भारत के लिए काले अध्याय के जैसे है। कोई देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर ड्रामे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है लोकतंत्र के मंदिर पे, वो ड्रामा नहीं था जब आप गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, उसको ड्रामा नहीं कहेंगे। आज वही ट्रम्प भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ थोप रहा है, आपके किए हुए पापों का खामियाजा भारत भुगत रहा है। ना आप चीन को आंख दिखा पा रहे, ना अमेरिका के सामने मुंह खोल पा रहे, इसको कहते हैं ड्रामा। जब आप जाते हैं किसी कॉन्क्लेव में तो वहां के लोगों से कहते हैं कि हाँ मेरा तो इनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा। जंगल जाएंगे तो मोर के साथ फोटो खींचे, मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता रहा। नागालैंड जाएंगे वहां के आदिवासियों के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा। हिमालय जाएंगे तो तपस्वियों के साथ पुराना रिश्ता रहा। तो जब परिवार छोड़ के आपका सबसे रिश्ता रहा तो हम समझ सकते हैं कि आप लोकतंत्र की मूल आत्मा और मूल उद्देश्यों से कितने दूर हैं। और इस तरह की बयानबाजी करके केवल आप एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार विषयों को लेकर बहुत गंभीर है। क्या मोदी सरकार ने अभी तक बीएलओ की मौत पे एक बार भी शोक जाहिर किया? क्या राज्य सरकार ने एक बार भी बीएलओ की मौत पे शोक जाहिर किया? क्या इलेक्शन कमीशन के जो पिछले एक हफ्ते के ट्विटर अकाउंट है, उसका जो ऑफिशियल हैंडल है, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शोक जाहिर किया? क्या सरकार ने अभी तक कोई एफआईआर की बीएलओ की मौत की जांच कराने के लिए? जी, बीएलओ काम कर रहा है संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ठीक है विवेक पांडे जी। लेकिन है वो राज्य कर्मचारी। जी, अनुच्छेद 21 और 21A संविधान का आपको ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों या अपने राज्य कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। ठीक है और विवेक अगर आप उसमें फेल साबित हो रहे हैं तो ये राज्य सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, केंद्र सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि क्यों संविधान के दिए मानकों के विपरीत जाकर के चुनाव आयोग को ये बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है विवेक पांडे जी। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको एसआईआर पर चर्चा करना क्या ड्रामा करना है? एसआईआर पर सवाल करना, उस पर ये कहना कि इस पर जवाब दीजिए सरकार, ये आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा कर रहा है विपक्ष? देखिए जी प्रिया जी, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो उस दौरान हम लोग टीवी फ्रेम को नहीं देख पा रहे हैं। सदन में भी आरोप प्रत्यारोप करता हूँ कदर उपस्थित किया और 20 PIL सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई। उसके बाद एसआईआर हुआ और बहुत अच्छे तरीके से बिहार में चुनाव हुआ। जब लोग अपने पेज कसते हैं तो उस समय राहुल जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। जब पार्टियां अपने आप को चुनाव के लिए तैयार करती हैं तो उस समय उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली और जब परिणाम में कुल 6 सीटें आईं तो लोग बताते हैं कि उनको यह नहीं मालूम था कि उनके 6 ही विधायक जीत के आए हैं। खैर, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि हम संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में कोई कुत्ता लेके नहीं जाता। इनकी सांसद आ गई हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस के प्रवक्ता की या कांग्रेस के नेतृत्व की? यह अशोभनीय कृत्य है। दूसरी चीज़, मैंने प्रियंका जी का भी बयान सुना। लोकतंत्र बता रही हैं कि यही होता है कि हाँ हम लोग चर्चा करें। ये उस परिवार की वारिस है जिनकी दादी ने पूरे संसद को विपक्षहीन कर दिया था इमरजेंसी के दौरान। वो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसी को मोदी इफेक्ट कहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी ने जिस विषय को इन लोगों को रखा, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ इन लोगों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उनको अपशब्द कहने की, उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करने की। और मोदी जी ने खुला चुनौती दिया है कि जहाँ लगा आए हो वहाँ न मन भरा हो, आगे और लगाओ। देखिए, लोकतंत्र में प्रिया जी जनता जनार्दन होती है और जनता क्या चाहती है ये मोदी जी जानते हैं। जनता की नब्ज को मोदी जी ने समझ लिया है और जनता ने मोदी जी को दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। जी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल शुरू में भी यही था, क्या एसआईआर पर चर्चा करना जैसा विपक्ष चाह रहा है
आपको क्या ये ड्रामा लग रहा है कि नहीं अगर MSIR पे चर्चा करेंगे तो ये विपक्ष जो सवाल रख रहा है वो एक ड्रामा है? देखिए, पहली बात ये चाहते थे कि चुनाव आयोग पे चर्चा हो। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर किस धारा के तहत चर्चा होगी। फिर ये लोग आए कि नहीं साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा कर लीजिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा होने जा रही है, 9 दिसंबर डेट तय हो गया है। अब से कह दीजिए होमवर्क कर लें, चर्चा के दौरान उपस्थित रहें, गंभीर चर्चा हो। चर्चा कर कर के सदन का समय तो बर्बाद करते, लेकिन चर्चा में कितनी गंभीरता से विपक्ष शामिल होता है ये पूरा देश देख चुका है, और एक नहीं कई बार देख चुका है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी पूरा समय होमवर्क और कायदे से कर लें। ठीक है रवि जो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम में सब जो जिनके कहने से तूफान आता था सब ले जाकर वहीं पटक दे। ठीक है, कौन रोक रहा है? ठीक है रवि जी। प्रिया जी देखिए, जो रेणुका चौधरी जी अपने कुत्ते को लेके गई थी वो संसद के अंदर नहीं ले गई थी, वो अपने कार में लेके गई थी। कार संसद के अंदर नहीं जाती। उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, घायल था तो ले गए। ये मुझे किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं लगता। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि संसद में हम चर्चा से भागते हैं। जब आपको कुछ बिल को पास करना होता है तो 150 सांसदों को आप वहां से बर्खास्त करते हैं और इसी चुनाव आयोग को बचाते हैं 23 में कि न निवर्तमान चुनाव आयोग न वर्तमान चुनाव आयोग पे क्रिमिनल या सिविल कोई केस नहीं होगा। ये इम्यूनिटी जो है केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। तो क्यों आपने चुनाव आयोग को ये कवच पहना दिया? क्या ये कर्ण बन गए कि महाभारत में जाने से पहले मांगना पड़ेगा? और सुनिए, आपने कहा कि हम SIR पे बात करना चाहते थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे। इसमें चुनाव आयोग कहां गया? हम चुनाव आयोग पे बात नहीं करना चाहते थे, हम इस SIR की पद्धति पे बात करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी विदेश में अगर एक भी छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो ट्वीट करने से चूकते नहीं है एक्स पे, लेकिन 33 BLO मर गए और एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री का नहीं आया, तो यह दिखाता है कि कितना असंवेदनशील है। क्योंकि जहां देश के 33 लोग मर जाए और देश हित में काम करते हुए जो आपने थोपा है, और आपको जरा सा भी संवेदनशीलता प्रकट करने की, उनकी आत्मा को भगवान में ब्रह्मलीन में समाहित होने के लिए आप आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो आपकी बातों पे जरूर संशय होता है। ठीक है, अब बात आती है, आपने कहा ड्रामे की। नहीं, 1 मिनट प्रिया जी, लेट मी कंप्लीट। ड्रामा वो होता है जब किसी कथानक को आप अपने स्वरूप को, रूप को बदल दे। स्वरूप और रूप में बड़ा मार्जिनल अंतर है। थोड़ा सा लीप पोत करके आप कुछ करें और अपने तरीके से आडंबर बना के कहें तो उसको कहते हैं ड्रामा। और ये ड्रामा किया था मोदी जी ने, जो कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 81 करोड़ का 5 किलो राशन बांट रहे। 2024 में आपने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अब आप वारंटी भी नहीं दे रहे। आपने ड्रामा किया था 15 लाख लाने का, आपने ड्रामा किया था 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने का, आपने ड्रामा किया था 35 रुपए पेट्रोलियम बेचने का, आपने ड्रामा किया था गंगा को साफ करने का, आपने ड्रामा किया था कि आप 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपने किया था ड्रामा कि किसानों की आप आय दोगुनी कर देंगे, C+2+50% 50% कर देंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आपको मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति की जो विधा होती है सोचने की, वो परिलक्षित होती है वाणी से। अब आपको संसद के मंदिर के आगे का ड्रामा शब्द नजर आता है, जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि आइए किसी मौजू पे बात करिए, तो इससे हास्यास्पद कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है रवि जी। ड्रामा करने का और झूठ बोलने का जो पेटेंट है वो आदरणीय मोदी जी के पास है। ठीक है, और किसी के पास है नहीं। जब सीट खाली होगा तो बात की जाएगी। ठीक है विवेक पांडे जी, अब जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि हमने तारीख दे दी है, 9 दिसंबर को हम इस पर चर्चा करेंगे और जितना होमवर्क करना है कर ले विपक्ष, क्या अब पूरी तरीके से सहमत हैं आप? नहीं, देखिए, 2 बातें तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं। कई बार क्योंकि ये बात सामने आई कि बिहार चुनाव में जब 62 लाख 64 लाख नाम कटे प्रेम को नहीं देख तो कोई आपत्ति सामने नहीं आई। विपक्ष ये बात लगातार, विपक्ष मतलब जो सत्ता में है, लगातार ये झूठ परोस रहे हैं। 10 से अधिक जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, 7 से अधिक जनहित याचिकाएं बिहार हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं, PIL, ठीक है। और जो नाम काटे गए हैं उनके कारण और नाम सार्वजनिक रूप से जारी करने के आदेश 10 PIL को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए। लेकिन क्या इस PIL पे कोई चर्चा हो रही है? अगर इलेक्शन कमीशन अपने कार्यप्रणाली से संतुष्ट कर पाता तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश नहीं देता। और हमारे विपक्ष के जितने प्रवक्ता हैं हर चैनल पे बैठ करके एक ही मंतव्य, कहां कोई आपत्ति आई, कहां कोई आपत्ति आई।
जबकि चुनाव आयोग ने बाकायदा हलफनामा दिया है कोर्ट के अंदर कि उसके पास लाखों 128 औपचारिक दावे आपत्तियां तो केवल राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराई गई हैं, और ये बताते हैं कि कोई आपत्ति नहीं आई, वहां एसआईआर ढंग से हुआ। माफ कीजिएगा, इस देश के सामने झूठ मत परोसिए, सोशल डोमेन पे सब कुछ है ना। दूसरी बात पे आऊंगा, अभी इन्होंने कहा कि 9 तारीख को, ठीक है, सरकार ने अगर समय दिया है तो बिल्कुल जायज बात है, आपने हमारी मांग को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 9 तारीख को अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपनी सारी समस्याओं को लेकर के संसद में हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि सरकार अक्षरशः पूरी सवाल सुनने के बाद एक एक बिंदुओं पे अपना पक्ष रखे, क्योंकि ये न सरकार के ऊपर दायित्व है, न हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है चुनाव आयोग के ऊपर। और मैं तो निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि उस दिन आप चुनाव आयोग को निर्देशित करिए कि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं भेजें संसद में, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, अपनी जुडिशियल अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे वो अपना प्रतिनिधि भेजें, क्योंकि चुनाव आयोग की इस स्थिति को अगर भाजपा डिफेंड करेगी तो कहीं ना कहीं दोनों की साठ गांठ पर सवाल और प्रश्न फिर खड़े होंगे। तो ये तो भाजपा को तय करना है कि अपनी इमेज को बचाने के लिए हम सहमत हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को आमंत्रित कीजिए, संसद में आए, विपक्ष के सवालों का जवाब निष्पक्षता से दे, और अगर भाजपा डिफेंड करेगी तो यकीनन देखिए दाल में काला है, तभी तो भाजपा की पूंछ अटकी हुई है। बार बार चुनाव आयोग पे सवाल उठाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के लोग कर रहे हैं। ठीक है विवेक, हास्यप्रद ये है कि प्रधानमंत्री तक खड़े हो गए, प्रधानमंत्री तक खड़े हो गए ये बताने के लिए कि किस तरह चुनाव आयोग को डिफेंड करने का जो उनका अंतिम प्रयास था, वो इस देश के लोकतंत्र ने देखा, इस देश की जनता ने देखा कि इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के लिए विपक्ष को ड्रामेबाज बता रहा है। वो ड्रामा नहीं था जब इलेक्शन कमिश्नर बैठ करके कहते हैं माताओं बहनों की वीडियो कैसे सार्वजनिक करें, और चुनाव आयोग के लिए काम करने वाली महिला कर्मचारियों की डांस की वीडियो चुनाव आयोग ने जारी की है कि देखिए सभी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। वाह, ये होती है ड्रामेबाजी। ठीक है, हमारे लिए सभी समकक्ष हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए पर्सनल कक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, जहां बैठ करके रणनीतियां बन रही है विपक्ष को ड्रामेबाज बताने की। ये देश के लोकतंत्र का काला अध्याय है। ठीक है विवेक इसी श्रीवास्तव जी, इसी देश में पूर्व में यूपीए सरकार रही, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जनता ने सीधे संवाद किया है। इस देश में एक चेहरा, एक दृश्य ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लिया था एक बुजुर्ग महिला ने, और उसने इतना पूछा कि आपने इस देश को दिया क्या, और प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले कि आपको इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार दिया गया है, आपको लोकतंत्र दिया गया है। ये थी लोकतंत्र की खूबसूरती। कौन सी कथा बता रही है? ये नहीं कि मोदी जी आए ड्रामेबाज बोल। आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोदी जी ने? मन की बात के अलावा कभी देश की जनता की बात सुनी है, लोकतंत्र की आवाज सुनी है? ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी से इसी पर सवाल ले लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए विपक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो 9 तारीख का ऐलान सरकार ने किया है। लेकिन एसआईआर से बढ़कर ये जो मौतों का आंकड़ा लगातार बीएलओ का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, देखिए संख्या फिर बढ़ गई, 10 तक पहुंच गई है। अभी कुछ देर पहले ही खबर सामने आई थी, बरेली में अजय अग्रवाल नाम के जो बीएलओ हैं उनकी भी मौत हो गई। फिर सवाल ये कि आखिर ये मौत का आंकड़ा कब तक बढ़ेगा? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? एक भी ट्वीट सामने नहीं आया, कोई कुछ बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। जब सवाल रखिए बस जांच होगी जांच होगी। देखिए प्रिया जी, चुनाव आयोग के इकाई की अंतिम कड़ी बीएलओ है इस एसआईआर की प्रक्रिया में, जिसका जनता से सीधा संवाद होता है, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह का दबाव लोग क्रिएट कर रहे हैं, अब उसमें अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जा रही है और उस पर अगर चुनाव आयोग अपने उन बीएलओ की डांस करते हुए कोई वीडियो जारी करता है जो अपना काम पूरा कर लिए हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए, तो उससे भी विपक्ष को दर्द है। आप देख लीजिए, उस पर भी सवाल है। मतलब अगर कोई संस्था अपने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने का प्रयास कर रही है इस दबाव के बीच, इस काम की जद्दोजहद के बीच, तो उससे भी विपक्ष को दिक्कत है। हालात ये है कि भाई चुनाव आयोग का काम है भारत के नागरिकों में से मतदाता सूची का निर्माण करना, वो अपना काम कर रहे हैं।
आपको दिक्कत ये है कि साहब फलां का वोट कट गया, फलां का वोट कट गया। इन्होंने कहा कि इतनी याचिकाएं दायर हुई हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। विवेक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सवाल वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है उसको आप करने दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि वोट काटने की बात विपक्ष कर रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक बात है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ की जाने जा रही हैं, आखिर उस पर क्या कुछ कहेंगे? आपने पहले बोला पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में तो हमने एक भी नहीं मौत सुनी, अब देखिए संख्या 10 बढ़ गई है, फिर भी चुप्पी। उस चुप्पी को तो तोड़ दीजिए ना विवेक जी। परिजन उनके वो क्या बीती है उनकी भी हमारे पास बाइट है लगातार, हम आपको वो भी सुना देते हैं। घर देखिए, अगर मौत होती है तो हमारी पूरी संवेदना उसके साथ है। विवेक जी, पीसीआर टीम से मेरा अनुरोध है कि वो बाइट जरूर पहले स्क्रीन पर प्ले कर दे। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, डीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। सुबह आया तभी से ये सब हो गया, न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए। तब समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको, कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में, तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया। जी वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया। डेली है जो फोन आते थे, जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। कभी उसमें मोबाइल में जुटे रहते थे 2-2, 3-3 घंटे, कभी रात में जुटे रहते थे। हम कहते कुछ बोलते नहीं थे, इसी वजह से किसी काम इनका जल्दी हो जाए। फोन किया था? फोन का आते थे, फोन आते थे, प्रेशर रहता था कि जल्दी काम करके दो, जल्दी काम करके दो। बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंग बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीजें निकल के आती हैं, तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं? मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर दीदी मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता आया। मम्मी बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता।
विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा ये सवाल कि अब क्या कुछ जवाब देंगे? क्या इन आंसुओं की कोई कीमत है? वो न्याय मांग रहा है परिवार, कैसे न्याय देंगे? इस तरीके से अगर चुप्पी साधी रहेगी सरकार तो न्याय कैसे मिलेगा? एक परिवार हो गया, सबके सब परिवार वही बात, आप कह रहे हैं कि कैसा दबाव? देखिए प्रिया जी, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी ज़्यादा बीएलओ है। काम का दबाव हो सकता है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं। अधिकारियों का काम है अपने काम की मॉनिटरिंग करना। अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये शिकायत लेना कि साहब वो मीटिंग बुलाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा परसेंटेज कम जा रहा, ये स्थिति है, तो आखिर मीटिंग होती किस लिए है? कार्य में अगर मीटिंग बुलाएगा अधिकारी तो आपसे कार्य के बारे में पूछेगा। उसको दबाव मान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना ये कोई विकल्प नहीं है। हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए जो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। विवेक जी, इस बात से लेकिन मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ आपकी। क्या सुसाइड ऐसे ही नहीं कोई कर सकता है? इतना प्रेशर अगर उन पर है, कोई अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने किसी भी सदस्य को ऐसे नहीं जाने दे सकता है ना। आपको ये समझना पड़ेगा। पहली बात, सुसाइड का हम कभी समर्थन नहीं करते और ना इसका कोई समाज में कोई समर्थन है। ये कोई विकल्प नहीं है। समाज अब आपके सामने समस्या, तो आपको समस्या का समाधान करना चाहिए, उससे सामना करना। समस्या से भागना जीवन का कोई विकल्प नहीं है। समस्या जब इतनी हावी हो जाती है विवेक श्रीवास्तव जी, तभी लोग इस तरीके का कदम उठाते हैं। वो चाहते नहीं है, जीवन लीला समाप्त करना कोई नहीं चाहता। रखना चाह रही हैं, नहीं पक्ष नहीं, आप आत्महत्या को जायज ठहराना चाह रही हैं। कैसे इसको जायज ठहराया जा रहा है? नहीं तो ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई कदम उठा रहा है, अगर इस तरीके का कोई कदम उठा रहा है फिर क्या कहेंगे आप? अभी भी चुप्पी साधे रहेंगे? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, क्या चुप्पी साधे? मैं तो कह तो रहा हूँ कि हमारी पूरी संवेदना आप मान ही नहीं, आप मान कह रहे हैं इस बात को। क्या मान ले? आप कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई दबाव महसूस करता है तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई ऐसा करना चाहेगा? तो ऐसा कोई दबाव खुशी का काम तो आप नहीं है। बताएं, ये 1 लाख 1.5 लाख करीब बीएलओ उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से आपने ये 10 के उदाहरण ला के दे दिए। वो भी तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कई लमसम है जो अरे अपना हम तो काम कह रहे पूर्ण हैं कर एक ही रहे मौत हैं। क्यों ना होती, हम तो उस पर भी सवाल करेंगे विवेक श्रीवास्तव जी। अगर हमारा एक ही बिल्कुल मौत क्यों आपकी ना बात, होती, हम एक भी इस पर भी सवाल करेंगे। आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, हमारी इन परिवारों के साथ पूरी संवेदना, लेकिन जो विकल्प इन लोगों ने चुना हम उस विकल्प का समर्थन नहीं करते। ठीक है विवेक पांडे जी, ये बहुत दुखद बात है कि राज्य सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को जीवन को सुनिश्चित करने में, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि उससे आगे बढ़ करके जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपके नहीं कई चैनल पे, कल भी आपके चैनल पे जब डिबेट हुई आपको याद होगा, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता ने तो बुज़दिल तक कह दिया था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की मौतों पे संवेदनशीलता के साथ पहले आपको ये देखना चाहिए कि जिन लोग को आपने बीएलओ बना करके कार्यक्षेत्र में भेजा है, क्या वो टेक्निकली साउंड है? जो कार्य आप उनसे करवा रहे हैं, क्या उसके लिए वो सक्षम व्यक्तित्व है? क्या जब वो कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जब ट्रेनिंग ही नहीं पता, प्रोसीजरल लैक है, तो ट्रेनिंग के बिना जब उनको कार्य प्रणाली का पता ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? और ऊपर से जब कानून को एडीएम, एसडीएम चाहे डीएम प्रेशर देंगे, अनर्गल आदेश जारी करेंगे दंडात्मक कार्रवाई करने के, तो ऐसी परिस्थिति में एक बीएलओ जो कि एक सामान्य कर्मचारी है, उसकी मानसिक मनोवृत्ति, मानसिक दशा बिल्कुल जायज बात है, वो उत्पीड़न का शिकार होगा, मानसिक अवसाद का शिकार होगा। उस स्थिति पे, उस दुखद स्थिति पे चर्चा करने की जगह आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमने समाजवादी पार्टी ने, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने 2-2 लाख रुपए आश्रितों को दिया, मृतक परिजनों को। राज्य सरकार से हमने मांग की कि आप बतौर सत्ता में सरकार में रहते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराइए हर बीएलओ के मृत्यु का। कुछ मामलों में सुसाइड के मामले आए हैं, कुछ मामलों में मानसिक दबाव के, उत्पीड़न के मामले आए हैं। आप एक एफआईआर नहीं करा पाए आज तक। हमने मांग की थी कि एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की घोषणा करिए, उस पर आप मौन है। आत्महत्याओं को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट जारी नहीं किया। आह्वान ही कर देते कम से कम मुख्यमंत्री जी। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, परिवार से मिलने तक चले गए।
आपके मुख्यमंत्री क्या एक संवेदना जाहिर नहीं कर सकते थे? सवाल ये है कि भाजपा के लिए राजनीतिक लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है कि वो ये भूल जाती है कि आज संविधान का अनुच्छेद 21 और 21 से ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करता है कि उनके कर्मचारियों, नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे। ये जिम्मेदारी और दायित्व तो है राज्य सरकार का। ठीक है। और यहाँ बैठ करके केवल अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बयानबाजी करना, ड्रामा करना, इसे कहते हैं ड्रामा। वास्तविक ड्रामा ये है जब सरकारें अपने दायित्व से भाग रही होती है ना, ये होता है वास्तविक ड्रामा। ठीक है विवेक पांडे जी। रवि प्रताप सिंह जी, आप लगातार ये मुद्दे उठा रही है कांग्रेस पार्टी की भाई बीएलओ की मौतें हो रही है, उनकी जान जा रही है लगातार, तमाम ऐसे केसेस, चाहे वो सुसाइड केसेस हो या फिर अगर बात की जाए हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के केसेस, इस पर बात किस लिए? सरकार तो नहीं कह रही उनसे सुसाइड करने के लिए। प्रिया जी, इतना दबाव मौत के क्यों पीछे फील कर रहे हैं आप अपने आप में? बोलिए। काज ऑफ इंसिडेंट देखा जाता है। और अभी आप विवेक श्रीवास्तव जी से कह रहे थे कि ये बेचारे कुछ बोल नहीं पाएंगे और ना इनके पास कोई है। उस दिन लड़ रहे थे कि एक भी उत्तर प्रदेश में मौत नहीं हुई। अरे भाई, तब नहीं हुई थी तो कह रहे थे, आज हुई तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पहले संवेदना व्यक्त कर दे क्या हम? बीच में नहीं बोला मैंने आपके। नहीं, आप जो बार बार लाइव कोट कर रहे हैं, कुछ दिन कह रहे थे नहीं हुई है, तो मैं आपको तर्क बता रहा हूँ कि उस दिन नहीं हुई थी तो वहां नहीं कह रहे थे। दिया जाता है। चलिए, मुख्यमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको कुछ तो आप कह देते कि जबरदस्ती करा रहे हैं तो 10-20 लाख रुपया दे रहे हैं। हमारे गांव में एक बीएलओ की मौत हुई आशीष कुमार लेखपाल की परसों, जहां पे आप नहीं मानेगी, परिवार बैठा रहा। मेरे ही पंचायत का एक उप नगर है वो बरवा, और वहां पे लोग बैठे रहे और 300 लेखपाल बैठे रहे, लेकिन वहां पे डीएम नहीं आए और केवल एसडीएम महोदया दिशा श्रीवास्तव भाई और अपने पास से 5,000 दिया और 2-2 हजार लेखपालों ने इकट्ठा करके 7 लाख उस परिवार को दिया दयनीय स्थिति देख करके। लेकिन भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से 1 रुपए का ये नहीं कहा गया कि कंपनसेशन हम आपको यहां से दे रहे हैं। भाई, टैक्स पेयर का पैसा है, वो आदमी राज्य का काम करते हुए मरा है, देश का काम करते हुए मर रहा है, तो कुछ तो कंपनसेशन दीजिए। ट्रेन में कोई जाता है, मर जाता है, तो आप उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन यहां पे वो आपके आदेश के कारण मर रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, आपने आसाम में एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी किया है, 22 पेज का आदेश आपने दिया है। देश में अकेला राज्य है आसाम जहां आपने एनआरसी करके घुसपैठियों का पता लगाया है। बेशक आंकड़े आपने जारी नहीं किया, सबको पता है 19 लाख घुसपैठियां आइडेंटिफाइड है, 7 लाख मुस्लिम, 12 लाख हिंदू। ठीक है। और वहां पे एसआईआर में आपने क्या कहा प्रिया जी, रुकिए 1 मिनट, कि बीएलओ घर जाएगा, पूछेगा कि आप क्या कोई रहता तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, ये 12 डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्यों? ठीक है विवेक, जब आसाम में डॉक्यूमेंट नहीं, जहां 19 लाख घुसपैठी है और देश में आप 20 तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तब आपकी नीयत पे हमको शक होता है। आप ये बताइए कि अगर 3 महीने में होता तो क्या ये सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेते? सब घुसपैठी डॉक्यूमेंट बनवा लेते? डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, कौन सा डॉक्यूमेंट वो बनवा लेते? क्या आप उनको छाट नहीं पाते? ठीक है रवि जी, ठीक है, कि आपने तुगलकी फरमान कर दिया। ठीक है रवि जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दे दीजिए इसी पर। देखिए, इन्होंने आसाम का विषय उठाया, आसाम सरकार उस पर काम कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है, उसका अपना दस्तावेज जांच कर रही है। अरे डॉक्यूमेंट 12 में एक भी क्यों नहीं मांग रही है? बताइए, आसाम सरकार की बात छोड़िए, क्या कहना चाह रहे हैं? 12 डॉक्यूमेंट जो 12 राज्यों में आप मांगते हैं, आसाम में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। 23 पेज का ऑर्डर है, पढ़ लीजिए। वहां आपने क्यों वंचित कर दिया कोई डॉक्यूमेंट लेने से? बीएलओ जाएगा घर में, पूछेगा एसआईआर हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है? यहाँ भी तो आप केवल फार्म भर के देना है। आपको जो नोटिस इशू करेंगे तो 12-13 डॉक्यूमेंट देना है ना, बिहार में मांग रहे थे। यहाँ तो आप यहाँ भी मांगेंगे, यहाँ तो आप केवल भर के भी देना है। यहाँ भी तो आप केवल एसआईआर का फार्म भर के देना, अभी उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है? अरे यहाँ के एसआईआर फार्म से तो पिता का नाम हटा दिया आपने। तो आपका हट गया तो आप जुड़वा लीजिए। व्यक्तिगत समस्या को आप जनता मुद्दा क्यों बताने तुले हैं? पूरे प्रदेश में एक भी फार्म लाइए जिसमें पिता का नाम हो, माफी मांगूंगा देश से मैं। तो आप चाहते क्या बात में क्यों जाते हैं आप? क्या चाहते हैं? अरे जान करके जब आपने पिता का नाम हटा दिया तो आपकी मंशा में खोट है। इतनी जल्दी कर रहे हैं तो आपकी नियत में खोट है। भाई, आपका अगर वोट कटे तो आप उसमें 6 तारीख के बाद फिर प्रयास करिएगा। संवेदनहीनता पे प्रश्न है। कौन संवेदनहीनता भाई? आत्महत्या करना कहीं से समाज उसको ठीक नहीं ठहराता।
आपकी राजनीतिक मजबूरियां आप ठीक ठहराने में तुले हुए, आप ठहराते अरे रहिए। आत्महत्या ठीक हमारी उन नहीं है। परिवारों के साथ दबाव में संवेदना लोग है, इंसान जा रहे लेकिन हैं, हम वो भी किसी ठीक के नहीं है। आत्महत्या के कितने का समर्थन नहीं करते। आपको पता होगा कि अगर आत्महत्या के लिए जो प्रेरित करता है या कारक होता है वो अपराधी होता है। परोक्ष रूप अब से या आप प्रत्यक्ष जो रूप से, अधिकारी अगर उनसे ये सब काम विधान कहता करने है। के लिए कहता है तो उसको आप अगर आत्महत्या के दायरे में लाएंगे तो फिर उसकी कर्तव्यपरायणता का क्या रहेगा? ये कौन सी बात कर रहे हैं आत्महत्या आप? के लिए किसने प्रेरित किया उसको? आप जिस तरह ठीक है, की बात विवेक जी। कर रहे हैं, मुद्दे आप पर अगर जवाब एसआईआर दे की दीजिए, प्रक्रिया, ठीक है। सुसाइड, ठीक है रवि जी। जी, आप एसआईआर की प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते हैं। विपक्ष की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होने वाली। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी पटरी पे होगी ही नहीं, पटरी पे होती तो और पिता का नाम भी होता, नहीं, टाइम दिया गया एसआईआर की होता, प्रक्रिया BLO बनते तो खूब संवेदना कायदे भी से की चल रही है और पूरी होगी। बेहतर है कि लोग सहयोग करें और इस प्रक्रिया को पूर्ण जाती। कराएं। आप तो करेंगे ही भाई, और आप नहीं तो करेंगे तो आप फिर तो उसको एको अपना- आप द्वितीयो नस्ति न भूतो न भविष्यति। ठीक है, जिस तरह से नोटबंदी ठीक है रवि आपने जी, किया ठीक है। था ना, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा 50 दिन बाद उसके भी चौराहे लाभ पर है, आके इसके भी लाभ है। 31 दिसंबर को एक शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री उसके ने भी नोटबंदी लाभ पे। हैं, इसके भी लाभ ठीक है रवि जी, हैं। ठीक है विवेक जी, ठीक है, चर्चा को नोटबंदी समाप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष किस तरीके से ये मांग कर रहा है कि एसआईआर पर चर्चा हो, और जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है लोकसभा में फिर से जो चर्चा थी वो स्थगित हुई है। राज्यसभा में भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये साफ कर दिया है कि एसआईआर समेत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सवाल ये भी पहले उठाया जा रहा था कि विपक्ष को थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों के मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसी के चलते देखिए एक तंज भी कस दिया कि अपना जो होमवर्क है वो विपक्षी पार्टियां तैयार रखे, क्योंकि 9 दिसंबर को 10 घंटे के लिए चर्चा बिल्कुल एसआईआर पर की जाएगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।